तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मूल विधि। और मूल विधि में हम लोग पढ़ेंगे पहले भारतीय न्याय संहिता। चलिए भारतीय न्याय संहिता के पहले सभी तथ्यों को जानेंगे। ठीक है, पहले अध्याय से लेकर इसमें 20 अध्याय हैं। 20 अध्याय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बारी बारी हर एक अध्याय को अलग अलग रखते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला अध्याय के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहले लेते हैं परिचय। परिचय में क्या है कि भारतीय न्याय संहिता जो 2023 है इसको 20 अध्यायों में विभाजित किया गया है। 2023 को यानी जो भी धारा है इसमें 358 धाराएं हैं। 20 अध्याय है और 358 धाराएं हैं। यह संहिता कुछ अपराधों विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड की मात्रा में वृद्धि करता है। किसके लिए सबसे ज़्यादा? तो महिलाओं के लिए और बच्चों के विरुद्ध अगर कोई अपराध हो रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा दंड की मात्रा में वृद्धि करता है। इसके अलावा यह तुलनात्मक रूप से छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा के प्रावधान को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगर छोटे अपराध हैं तो उसके दंड के लिए सामुदायिक सेवा के प्रावधान को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। यानी अब इसके जानेंगे धारा 1। धारा 1 जो है बीएनएस का, वो क्या कहता है कि इस धारा में संक्षिप्त नाम की बात किया गया है। ठीक है, प्रारंभ और लागू होना यानी कब इसका शुरू होगा, कब ये लागू होगा जैसी बातों का उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? तो वह भारतीय न्याय संहिता है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता है। कौन सा? तो 2023 ही, क्योंकि 2023 में लागू हुआ। उल्लेखनीय है क्या कि पूर्व की आईपीसी की धारा, पूर्व की यानी पहले जो थी वो आईपीसी चल रही थी, उस आईपीसी की धारा 1 से 5 तक का को अब इस भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 में ही क्या किया गया है? समाहित कर दिया गया है। पहले धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5 ऐसे अलग अलग धारा हुआ करता तक इसमें आईपीसी में। ठीक है, और अभी क्या हो गया है कि एक ही धारा में इस 5 के पांचों को रख दिया गया है। किस वाले में? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 वाले में। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ नोट्स है, नोट्स के बारे में जानते हैं। भारतीय न्याय जो संहिता है, ठीक है, इसमें भारतीय गणराज्य के कितने? तो 74वें वर्ष में, भारतीय गणराज्य के 74वें वर्ष में अधिनियमित हुआ है। यानी जब भारतीय गणराज्य के जब 74वें वर्ष हो गया है तब अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम कब शुरू हुआ? तो 1 जुलाई 2024 को क्या हुआ है? तो प्रवृत्त हुआ है, यानी इन्फोर्समेंट यानी इसको लागू किया गया है। 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। ठीक है, लेकिन ये बनकर तैयार हुआ था 2023 में ही, इसलिए इसको भारतीय न्याय संहिता 2023 कहलाता है। अब आते हैं भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव क्या है, इसकी अधिकारिता कहाँ तक है। यानी ये जो न्याय संहिता है इसका प्रभाव क्या पड़ा है और इसकी अधिकारिता जो है यानी कहाँ तक ये काम करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक जो कहता है वो कहता है कि भारत के भीतर बोले तो भारत के अंदर जो भी राज्य हैं उनके तहत की बात कर रहा है। यानी देश में प्रत्येक व्यक्ति यानी भारतीय नागरिक, देश के प्रत्येक व्यक्ति यानी भारतीय नागरिक और भारत में रह रहे कौन लोग? विदेशी नागरिक। इन दोनों पर, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे भारत में रह रहे कोई भी विदेशी नागरिक विदेशी हो, उन दोनों पर ही कौन सा लागू होगा? तो बीएनएस लागू होगा। अगर आप यहाँ कुछ भी काम कर मतलब कोई भी घटना आपके द्वारा होता है, कोई भी गलती होती है ऐसी जो दंड के प्रावधान के अंतर्गत है, तो आपके ऊपर लगेगा, चाहे वो आप इंडिया के हो या फिर इंडिया से बाहर देश के हो और इंडिया में रह रहे हो। ठीक है, भारत के भीतर का अर्थ क्या है? यानी थल सीमा।
भारत के भीतर का अर्थ क्या है? थल सीमा, यानी भारत की जो भी थल सीमा जहाँ तक है उसके अंदर का क्षेत्र की बात कर रहा है के भीतर। अब देखो जल सीमा के भीतर कितना 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है, यानी थल सीमा और उसके बाहर जो 12 नॉटिकल मील तक है बोले तो जल सीमा इसके क्षेत्र तक का है। अब बात करते हैं कि नॉटिकल क्या होता है। तो एक नॉटिकल मील जो होता है वो 1852 मीटर होता है, यानी लगभग 1 किलोमीटर और 852 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या समझे हैं कि कोई भारत में रहने वाला नागरिक हो चाहे कोई विदेशी हो, अगर भारत में वो कोई भी दंड के योग्य बन रहा है तो उस पर लागू होगा ये बीएनएस। ठीक है, उल्लेखनीय है कि पहले जल सीमा कितना थी? तो 3 नॉटिकल मील थी। पहले कितना जल सीमा थी? 3 नॉटिकल मील थी। लेकिन आज जो है वो कितना है? 12 नॉटिकल मील है। कितना है? 12 नॉटिकल मील है। ठीक है, वायु सीमा के भीतर, वायु सीमा के भीतर बोले तो भारत में पंजीकृत किसी जहाज, वायु सीमा के भीतर की अगर बात करें तो क्या होगा कि भारत में पंजीकृत किसी जहाज या वायुयान पर सवार कोई व्यक्ति है, यानी भारत में पंजीकृत अगर कोई जहाज है, ठीक है, और उसमें सवार कोई भी व्यक्ति हो, बना वो कहाँ का है? भारत का है, और उसमें बैठा कोई भी हो, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे इंडिया का हो या विदेशी हो, कहीं का भी हो, अगर वो अपराध करता है, अगर वो अपराध करता है तो वह किसके दायरे में आएगा? बीएनएस के दायरे में आएगा। मतलब भारतीय जहाज़ में आप बैठे हैं, चाहे आप वो इंडियन हो या विदेशी हो, अगर अपराध करते हैं तो कहाँ का धारा लगेगा आपको? भारत का। ये बीएनएस जो आपके ऊपर दायर किया जाएगा। अगला क्या है कि जो भारतीय न्याय संहिता के उपबंधों का उल्लंघन करता है, यानी भारत के न्याय संहिता के जो नियम हैं, अगर आप उस नियम को उल्लंघन करते हैं तो वो व्यक्ति क्या होगा? दोषी होगा। वो व्यक्ति क्या होगा? दोषी होगा, और उस पर क्या लगेगा? तो बीएनएस लागू होगा, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 उसके ऊपर क्या होगा? लागू होगा। ये तो सभी बातें जो थी वो भारत के अंदर की थी। क्या भारत की सीमा के बाहर या हम बोले तो परे भी किसी पे लागू होता है क्या? तो आइए जानते हैं। यदि भारत की सीमा से बाहर कोई अपराधी भारतीय है, कोई अपराधी अगर भारतीय है, भारत की सीमा के बाहर विदेश में गया और वो इंडियन है और वहाँ अपराध कर दिया, वहाँ पर क्या कर दिया? अपराध कर दिया, तो उस पर भी भारत का ही ये नियम लागू होगा, बीएनएस लागू होगा। और इस संहिता के उपबंधों के तहत यह माना जाएगा कि क्या होगा कि वह अपराध भारत में ही हुआ है। आप भारत से बाहर जाकर अपराध कर दे रहे हैं, अगर आप भारतीय हैं तो ये माना जाएगा कि आपने बाहर नहीं बल्कि आपने भारत में अपराध कर दिया है, तो आपके ऊपर जो होगा अपराध के लिए बीएनएस आपके ऊपर लागू होगा, यानी जो भी धारा पे लगने वाली रहेगी वो लागू होगी। ठीक है, आइए जानते हैं कुछ इधर। उपरोक्त के अलावा, किसके अलावा? अब यहाँ पर कुछ नियम और भी दे रहे हैं जिनके अलावा की बात कर रहा है। उपरोक्त के अलावा अन्य स्थितियाँ, जैसे मान लीजिए अंदर का हो ही गया, बाहर का भी हो ही गया, अब इसके अलावा भी कुछ स्थितियाँ बन सकती हैं, जिसमें और क्या कह रहा है कि भारत के बाहर यदि पीड़ित भारतीय कोई है, भारत के बाहर अगर कोई पीड़ित भारतीय है जिस पर पीड़ित ऐसे जिन्हें सताया जा रहा है, और वो अपराधी कोई विदेशी नागरिक है। अब समझिए, अगर इंडियन आदमी कहीं विदेश में गया और उस पर अपराध करने वाला कोई विदेशी नागरिक है, तो ऐसी स्थिति में उस अपराधी कौन? विदेशी नागरिक पर भी बीएनएस लागू होगा। बाबू बच के नहीं जा पाओगे। अगर तुम विदेशी हो और हमारे इंडियन को वहाँ पर प्रताड़ित कर रहे हो, परेशान कर रहे हो,
तो तुम पर भी क्या लगेगा, बीएनएस की धारा लगेगी। ये मत समझो। अगला है इसका ब क्या कर रहा है कि भारत के बाहर बोले तो विदेश भी कह सकते हो, उससे परे किसी भी स्थान पर, ठीक है, भारत के बाहर यानी कहीं स्थान पर यदि कोई व्यक्ति है जो भारत में स्थित किस पर, कंप्यूटर संसाधन को टारगेट करके अपराध करता है। मतलब अगर कोई विदेशी भी है, अब भारत के कंप्यूटर को अगर टारगेट करके अपराध करता है तो भारत के बाहर ही, भले ही वो भारत के बाहर काम किया गया है, ऐसा कार्य करने वाले यानी प्रत्येक कार्य इस संहिता के अधीन क्या होगा, दंडनीय होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई विदेश में रह के अगर भारतीय कंप्यूटर को या कंप्यूटराइज कोई भी वर्क है, अगर उसको वो टारगेट करता है, धोखाधड़ी करता है, गैम्बलिंग का काम करता है, कुछ भी करता है इस तरह से जो नुकसानदेह हो, तो इसके अंतर्गत भी उस पर भारतीय संहिता के अधीन वो दंडनीय होगा। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, देखते हैं फिर क्या है। भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव कहाँ कहाँ नहीं होगा। हमने तो बता दिया कि चलिए भारत से बाहर भी अगर रह रहे हैं, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक का या कंप्यूटर का नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप पर नियम लगेगा, ठीक है। या फिर यहाँ के लोगों को, आप विदेश में हैं, अगर वहाँ के पर्सन कोई दिक्कत कर रहा है तो उस पर भी नियम लागू होगा। लेकिन बात यह आती है कि किस पर नहीं लागू होगा, कहाँ कहाँ नहीं लागू होगा। आइए जानते हैं। किसी स्थान पर नहीं लागू होगा, कहाँ नहीं होगा, जहाँ कोई विशेष स्थानीय कानून बनाया गया है, ठीक है। चलिए, कोई ऐसा जगह है जहाँ के लिए स्पेशल कानून बनाया गया है, ठीक है, वहाँ पर ये संहिता लागू नहीं होगा। हम कह दे कि नहीं हमारा कानून हर जगह लागू होगा, तो ऐसी बात नहीं है भाई। जिस जगह अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ के लिए स्पेशल कानून बना है, स्पेशल नियम बने हैं, तो वहाँ पर ये भारतीय न्याय संहिता लागू नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि ऐसे कानून जो भारत सरकार के अधिकारियों को दंडित करने के लिए बनाए गए हैं, कुछ ऐसे कानून जो हैं भारत सरकार के अगर कोई अधिकारी है उसको दंडित करने के लिए बनाया गया है, तो वहाँ पर भी आपका ये संहिता लागू नहीं होगा। करने का मतलब ये है कि भारतीय सरकारी आदमी कोई है तो उस नौकरी के अंतर्गत ही अगर उसका दंड का कोई प्रावधान है, ठीक है, यानी वो कुछ भी गलती करता है तो उसके अंदर ही अगर कोई नियम कानून बना है तो उसके अंदर का नियम कानून उसके ऊपर लगेगा, ना कि आपके भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो वही कहा है, मतलब कि जैसे आर्मी है, एयरफोर्स है, इनके कर्मचारियों को दंडित करने के लिए बनाई गई विधियों पर यह संहिता लागू नहीं होगी। यानी भारतीय न्याय संहिता इस आर्मी पे नहीं लगेगा, इस एयरफोर्स वाले पे नहीं लगेगा, जो इनके कर्मचारी हैं उन पर दंडित करने के लिए नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इनके लिए अलग से ही इनकी कानून बनाई गई होती है, इसलिए इन पर ये भारतीय न्याय संहिता लागू नहीं होगी। नोट, अब आगे चलते हैं कि भारत के भीतर, ठीक है, किन किन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। का सभी व्यक्ति पे बीएनएस लगेगा का? नहीं भाई, सभी पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पहले ही हम बता दिए हैं कि अगर मान लीजिए कोई आर्मी से है, एयरफोर्स से है, तो अगर वो कुछ गलती करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान वहाँ खुद बना है, ठीक है, तो वहाँ बीएनएस नहीं लगेगा। उसके अलावा भी कोई जगह है क्या? तो हाँ, आइए देखते हैं। यानी ऐसे व्यक्तियों पर भी कोई अभियोजन या कोई केस नहीं चलेगा या कोई केस नहीं चलाया जाएगा। किन में? देखिए किन में। भारत का राष्ट्रपति है या फिर राज्य के कोई राज्यपाल है, ठीक है, चाहे वो भारत का अगर राष्ट्रपति है तो उस पर भी बीएनएस नहीं लगेगा, अगर राज्य के राज्यपाल है तो उस पर भी नहीं लगेगा। अब ये नहीं लगेगा, ये छूट कहाँ से मिली है? तो यह छूट जो मिली है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के द्वारा प्रदान की गई है कि ये बीएनएस आप राष्ट्रपति पर नहीं लगा पाएंगे, ये बीएनएस अब राज्य के राज्यपाल पर नहीं लगा पाएंगे। और भी कुछ है क्या? तो हाँ जी है
क्या है कि विदेशी अगर संप्रभु है, विदेशी संप्रभु अर्थात किसी देश का अगर प्रधानमंत्री हो या कोई राष्ट्रपति हो, उस पर भी आप बीएनएस नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, जैसे अभी कहे थे ना कि अगर विदेश में जाकर कोई आपके बंदा को कोई मतलब डिस्टरबेंस करता है या फिर अपराध वाला कोई होता है कोई, तो विदेशी पे आप बीएनएस लगा देंगे, लेकिन किन पर नहीं लगा पाएंगे? अगर वहाँ के प्रधानमंत्री हो और वहाँ के अगर राष्ट्रपति हो तो आप उस पर नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो वहाँ की क्या है, संप्रभु है। फिर क्या है कि किसी अन्य देश का क्या हो, अगर वो राजनयिक हो, क्या हो, राजनयिक अगर है किसी अन्य देश का, तो उस पर भी आप ये बीएनएस नहीं लगा सकते या फिर नहीं लगेगा। आइए जानते हैं कि विदेशी सेना, ठीक है, विदेशी सेना के बारे में कहा गया है। तो ये धारा 2 की परिभाषाएं को व्यक्त करता है। और धारा 2(1) में क्या कहलाता है कि इसके कार्य को यानी इसके एक्ट की परिभाषा दी गई है। विदेशी सेना के कार्य और एक्ट की परिभाषा दी गई है। और धारा 2 का उपधारा जो 2 है वो क्या कर रहा है कि जीव जंतु की परिभाषा को दिया गया है। किसको दिया गया है? जीव जंतु की परिभाषा को दिया गया है। जीव जंतु की परिभाषा का मतलब क्या है कि मानव के अलावा अगर कोई भी जीवित प्राणी है, मानव के अलावा अगर कोई भी जीवित प्राणी है तो किस में आता है? जीव जंतु में आता है। इसकी परिभाषा जो मिली है वो किस में है? धारा 2 के उपधारा 2 में। धारा 2 की उपधारा 2 में सब आर्टिकल है वो। अब देखिए धारा 2 की उपधारा 3 में, धारा 2 की उपधारा 3 में क्या कहता है कि अगर कोई बालक है मतलब क्या कि वो 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति है तो क्या कहलाएगा? बालक कहलाएगा। ठीक है, अब नोट की बात ये है कि बीएनएस जो है वो बालक की नई परिभाषा को शामिल किया गया है। किसको किया गया है? बालक की नई परिभाषा को शामिल किया गया है। ठीक है, अब धारा 2 की 4 क्या कहता है कि कूटकरण बोले तो काउंटरफीट की परिभाषा को दिया गया है। किसमें? काउंटरफीट की परिभाषा को किसमें दिया गया है? तो धारा 2 के सब उपधारा 4 में। बोले तो कूटकरण क्या है? कूटकरण का अर्थ है धोखाधड़ी करने के आशय। ठीक है, कूटकरण का अर्थ क्या है? धोखाधड़ी करने के आशय से एक वस्तु की नकल करके दूसरी वस्तु बना लेना। अगर आप धोखाधड़ी की आशय से एक वस्तु का नकल करके आप दूसरी वस्तु बना लेते हैं तो वो किस धारा में जाएगा? तो धारा 2 की सबधारा 2 में जाएगा। धारा 2 की सबधारा 2 में जाएगा। यानी ठीक है कि आप किसी की नकल करके अगर दूसरी वस्तु बना लेते हैं तो ये भी आपका क्या होगा? धोखाधड़ी ही होगा ना। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि यहाँ यह समझना आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि बीएनएस के उपबंधों के अनुसार ऐसा कूटकरण हुबहू होना जरूरी नहीं है। कौन जरूरी नहीं है कि एकदम हुबहू नकल हो। अगर यदि उससे मिलता जुलता भी है, वो नकल जो आप किए हैं उससे मिलता जुलता भी है, तो भी इस संहिता के तहत आप क्या होंगे? दंडनीय होंगे। तो भी इस संहिता के तहत क्या होंगे? आप दंडनीय होंगे। अब नोट करने की बात यह है कि आईपीसी में जो कूटकरण की यह परिभाषा दी गई थी ना, वो धारा 28 में थी। किस में थी? आज जो हम लोग कूटकरण जो परिभाषा हम लोग सीख रहे हैं, कूटकरण जो है यानी काउंटरफीट जो है वो 2 की उपधारा 4 में है, लेकिन आईपीसी में यही 28 में थी। ठीक है, तो 28 वाला किस में रख दिया गया है? 2 की उपधारा 4 में रख दिया गया है। धारा 2 की उपधारा 5 ये क्या कहता है कि इस धारा में जो न्यायालय है उसकी परिभाषा दी गई है। यानी न्यायालय जो भी कोर्ट है ना, कोर्ट की परिभाषा किस में दी गई है? धारा 2 की उपधारा 5 में। और धारा 2 की उपधारा 4 में क्या क्या है? धोखाधड़ी के बारे में बताया है। ठीक है, और धारा 2 की उपधारा 5 किस में बताया गया है? न्यायालय की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? कि
पहले यह परिभाषा जो थी वो आईपीसी की धारा 20 में दी गई थी। पहले यह परिभाषा जो न्यायालय की परिभाषा थी वो किस में दी गई थी? आईपीसी की धारा 20 में थी। परंतु बीएनएस में किस में है? ये धारा 2 की उपधारा 5 में है। क्या कि न्यायालय की परिभाषा धारा 2 की उपधारा 6, धारा 2 की उपधारा 6 क्या कहता है? ये मृत्यु की परिभाषा बताता है। क्या किसकी परिभाषा बताता है? मृत्यु की परिभाषा बताता है। मतलब यहाँ मृत्यु से अर्थ है, बोले तो मानव की मृत्यु से अर्थ है। ये मृत्यु की परिभाषा का मतलब ये है कि मृत्यु से अर्थ है मानव की मृत्यु। आइए चलते हैं आगे। अब यहाँ पर लेंगे हम लोग धारा 2, धारा 2 की उपधारा 7। धारा 2 की उपधारा 7 हमें बेईमानी की परिभाषा बताता है। बेईमानी किसे कहेंगे, इसके बारे में कौन सी धारा बताती है? धारा 2 की उपधारा 7। ठीक है, आइए जानते हैं। बेईमानी के अंतर्गत ऐसे कार्य को ऐसे श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें अगर कोई व्यक्ति स्वयं को सदोष लाभ यानी रांगफुल गेन पहुंचाता है, या किसी व्यक्ति को सदोष हानि यानी रांगफुल हानि होती है, तो इसको धारा 2 की उपधारा 7 में बेईमानी की परिभाषा के अंतर्गत, ठीक है, यानी स्वयं को सदोष लाभ या किसी व्यक्ति को सदोष हानि होती है, तो ये 2 की धारा 7 में जाएगी। अब क्या है, नोट क्या है कि पहले यह परिभाषा जो थी आईपीसी की धारा 24 में दी गई थी, बट आज जो है वो धारा 2 की उपधारा 7 में। आइए जानते हैं। धारा 2 की उपधारा 8 क्या कहता है कि दस्तावेज की परिभाषा को बताता है। किसकी परिभाषा बताता है? दस्तावेज की परिभाषा को बताता है। दस्तावेज की परिभाषा का क्या अर्थ है कि किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों द्वारा इनमें से एक ही माध्यम द्वारा वर्णित अभिव्यक्ति या कोई विषय क्या होता है? दस्तावेज कहलाता है। यानी कोई पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर अगर वो किस पे हो, अक्षर में हो, अंक में हो या चिन्ह पे हो, या इनमें से कोई भी एक से अधिक माध्यम से उसमें लिखा गया हो या छापा गया हो या अभिव्यक्त किया गया हो, तो क्या कहलाएगा? दस्तावेज कहलाएगा। ठीक है ना। तथा ऐसा दस्तावेज कैसा हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में भी हो सकता है। यानी कोई लेटर मिल गया जिस पर लिखा हो तो भी आपका दस्तावेज हो गया, लेकिन कोई ऑडियो हो गया वो भी आपका दस्तावेज होगा, कोई वीडियो हो गया वो भी आपका दस्तावेज हो गया। इसे न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब इसे न्यायालय में आप एज एविडेंस के रूप में रख सकते हैं। नोट करने की बात क्या है कि पहले यह परिभाषा आईपीसी की धारा 29 में दी गई थी। पहले ये जो आप दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट जो है वो आईपीसी की धारा 29 में थी, लेकिन आज वही किस में है? बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 8 में है। बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 8 में है। पहले आईपीसी की धारा कितने में थी? 29 में थी। आइए जानते हैं कि दस्तावेज किसको हम दस्तावेज कह सकते हैं, यानी दस्तावेज में कौन कौन है जो शामिल है। तो इसमें क्या है, दस्तावेज में कौन शामिल है? तो किसी संविदा, बोले तो कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर हो, अगर उसके शर्तों को दिखाने वाला कोई लेख है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें जो भी शर्तों को दिखाने वाला लेख है तो दस्तावेज में जाएगा। बैंकर या बैंककार के ऊपर, ठीक है, मतलब बैंकर को विश्वास में लेकर या बैंकर को आधार बनाने में दिया गया चेक भी क्या कहलाएगा? दस्तावेज। फिर क्या है? मुख्तारनामा। मुख्तारनामा का मतलब क्या हो गया? पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी ये भी दस्तावेज है। कोई मानचित्र अगर है या कोई योजना जिसका उपयोग आप साक्ष्य के रूप में किया जाना है,
ये भी आपका क्या है, कोई मानचित्र आप लिए हैं वो भी आपका दस्तावेज होगा, या फिर कोई योजना बनाए हैं वो भी आपका दस्तावेज होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप साक्ष्य के रूप में उसका यूज करने वाले हैं। या फिर ऐसे कर सकते हैं, ऐसा लेख, कोई ऐसा लेटर भी हो सकता है जिसमें कोई क्या होता है, निर्देश दिया गया हो या फिर इंस्ट्रक्शन उसका दिया गया हो, ठीक है, निर्देश या अनुदेश दिया गया हो, तो ये भी आपका क्या होगा, दस्तावेज होगा जिसके तहत कार्रवाई होगी। आइए जानते हैं कि दस्तावेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केस के बारे में पढ़ लेते हैं कि कोई ऐसा दस्तावेज है जिससे महत्वपूर्ण कोई केस। तो देखिए क्या है, दस्तावेज से संबंधित महत्वपूर्ण केस क्या है। पहला एक केस आता है श्यामाचरण वर्सेस एसडीएम। श्यामाचरण का केस किसके साथ, एसडीएम के साथ। किस के तहत था, तो करेंसी नोट भी दस्तावेज में शामिल है, ठीक है। तो यहाँ से पता चला क्या कि करेंसी नोट अगर है ना, वो भी एक दस्तावेज के रूप में क्या है, शामिल है। फिर एक केस और है, कौन है, बौरैया वर्सेस कर्नाटक राज्य। बौरैया वर्सेस कर्नाटक राज्य, इसमें अगर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है ना, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है, तो ये भी आपका एक दस्तावेज माना जाता है, ठीक है। तो दस्तावेज कौन से धारा में है, दस्तावेज है धारा 2 के सबधारा 8 में। धारा 2 के सबधारा 8 में क्या है, दस्तावेज है। सबको समझ में आ रहा है। अब अगला है धारा 2 की सबधारा 9। धारा 2 की सबधारा 9, कपट पूर्वक, यानी फ्रॉडली जो करते हैं ना, फ्रॉडेंटली, यानी कोई भी फ्रॉड करता है फ्रॉडेंटली, अर्थात कपट करने के लिए आशय से किया गया कोई भी कार्य है कि, तो किस में आता है, धारा 2 की उपधारा 9 में आता है। किस में आता है, धारा 2 की उपधारा 9 में आता है। पहले यह परिभाषा आईपीसी की धारा 25 में था। कपट किस में था, कपट पूर्वक कोई कार्य हो रहा है, तो ये किस में पहले था, तो धारा आईपीसी की धारा 25 में था। लेकिन बीएनएस में एक किस में है, धारा 2 की उपधारा 9 में परिभाषित की गई थी। ध्यान देने योग्य है कि कपट का अर्थ क्या है, धोखाधड़ी करने के लिए झूठ बोलना है। अगर आप झूठ बोलकर धोखाधड़ी करते हैं, झूठ बोलकर क्या करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो आप पर ये आज कौन सा केस लगने वाला है, कौन सी धारा लगने वाला है, तो धारा 2 की सब धारा उपधारा कौन सा है, 9। धारा 2 की उपधारा कौन सा है, 9। और पहले आईपीसी में कितने पे था, तो 25, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब धारा 2 की उपधारा 10 क्या कहता है, लिंग की परिभाषा देता है। किसकी परिभाषा देता है, लिंग की परिभाषा देता है। लिंग की परिभाषा से मतलब क्या है कि यह पहले आईपीसी की धारा 8 में इसका उल्लेख किया गया था। लिंग की परिभाषा पहले आईपीसी की धारा 8 में किया था। इस धारा में वह का अर्थ पुरुष भी था, स्त्री भी था और उभय लिंगी से भी है। अगर मान लीजिए वह कह दिया रहा है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष को वह मानेंगे, यह स्त्री भी हो सकती है या फिर अन्य भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लिंग की परिभाषा दिया गया है किसमें, धारा 2 की उपधारा 10 में। आइए जानते हैं धारा 2 की उपधारा 11 क्या कहता है। धारा 2 की उपधारा 11 कहता है सद्भाव पूर्वक, यानी गुड फेथ। धारा 2 की उपधारा 11 कहता है सद्भाव पूर्वक यानी गुड फेथ। मतलब क्या हुआ कि कोई कार्य तभी सद्भाव पूर्वक माना जाएगा। कोई कार्य आप सद्भाव कब मानेंगे, कब मानेंगे, देखिए कब। पहला कह रहा है कि जब वह पूरी सतर्कता के साथ किया गया हो। दूसरा का क्या कह रहा है कि जब वह पूरी सावधानी से किया। पहला सतर्कता हो और सावधानी हो, तभी मानेंगे कि वो सद्भाव पूर्वक कार्य हुआ है। तो सद्भाव पूर्वक किस में दिया गया है, तो धारा 2 की उपधारा 11 में दिया गया है। धारा 2 की उपधारा 12 क्या कहता है, ये सरकार की परिभाषा को बताता है। किसको बताता है, सरकार की परिभाषा को बताता है कि सरकार किसे कहेंगे। ये परिभाषा किसमें है, तो धारा 2 की उपधारा 12 में है। इस परिभाषा में सरकार शब्द किसमें,
केंद्र एवं राज्य दोनों प्रकार के लिए प्रयुक्त किया गया है। सरकार किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए भी प्रयुक्त किया गया है। धारा 2 का उपधारा 13 क्या कहता है? संश्रय। संश्रय बोले तो हार्बर यानी आश्रय देना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। धारा 2 की उपधारा 13 यानी संश्रय यानी हार्बर यानी आश्रय देना। आश्रय देने से क्या तात्पर्य है कि किसी अपराधी को संश्रय देने के अंतर्गत शामिल स्थितियां, अगर किसी अपराधी को आप आश्रय देते हैं, रहने के लिए शरण देते हैं, घर देते हैं, तो उससे जो आपको धारा बनेगी वो धारा बनेगी 2 की उपधारा 13। किसी अपराधी को आप अगर जगह देते हैं तो कौन सा धारा पर लगेगा? धारा 2 की उपधारा 13 लगेगा। अब वो कैसे मानेंगे कि कौन कौन से नियम इसमें लगे हैं? तो आइए जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराधी को क्या करता है? आश्रय देता है। बोले तो या तो रहने के लिए जगह दे दे, घर दे दे। अगर आप उस अपराधी को भोजन दे देते हैं या फिर पानी पीने के लिए देते हैं या फिर आयुध या गोला बारूद या फिर गाड़ी से आप सहायता प्रदान करते हैं तो भी आप इसमें हो जाएंगे। मतलब अगर अपराधी है तो आप उसको भोजन भी मत दीजिए, पीने के लिए कुछ मत दीजिए, गोला बारूद रखने के लिए या फिर उसको चलाने के लिए गाड़ी भी आप नहीं दे सकते हैं। अगर देंगे तो आपके ऊपर धारा लगेगा, धारा 2 की उपधारा 13 कि आप उसको आश्रय दिए हैं, आप उसका हेल्प किए हैं। दूसरी बात क्या है कि कोई व्यक्ति किसी अपराधी को पकड़े जाने से, कोई व्यक्ति है अगर किसी अपराधी को पकड़े जाने से अगर आप उस अपराधी को बचाने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अगर अपराधी को पकड़ा जा रहा है और उसको आप बचाने में सहायता करते हैं तब भी आप धारा 2 की उपधारा 2 के अंतर्गत आएंगे। मतलब कि आप पर भी ये धारा लगेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी क्या क्या है। आइए जानते हैं। नोट करने की बात यह है कि अगर पति और पत्नी संश्रय देने के दोषी नहीं माने जाएंगे, पति और पत्नी संशय देने के दोषी नहीं माने जाएंगे। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई दोषी में अगर पति है, अब पत्नी उसके साथ मान लीजिए शरण दे दी है तो ये पत्नी दोषी नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि ये एक अंदर के रिश्ते हैं जो इन रिश्ते को तहत ये रख सकती है। अब यहाँ क्या है? धारा 2 की उपधारा 14। धारा 2 की उपधारा 14 किसके बारे में बताता है? क्षति के बारे में बताता है, यानी इंजरी के बारे में बताता है। धारा 2 की उपधारा 14 किसके बारे में बताता है? क्षति के बारे में बताता है, इंजरी के बारे में बताता है कि क्षति क्या होती है, क्षति के प्रकार कितने हैं। तो आइए जानते हैं। क्षति शारीरिक भी हो सकती है, यानी नुकसान जो होती है वो शरीर में भी नुकसान हो सकती है, मानसिक भी हो सकता है, ख्याति भी हो सकती है, यानी आपके इज्जत की भी हो सकती है, आपकी संपत्ति की भी क्षति हो सकती है। मतलब अगर कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो आपको 4 तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। पहला कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, दूसरा आपको बार बार किसी बातों से परेशान करके आपके मानसिक नुकसान भी पहुंचा सकता है, आप पर उंगली दिखाकर आपके इज्जत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपके धन संपत्ति है तो वो आपके धन संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो 4 तरह से नुकसान पहुंचाए जाते हैं जो क्षति के अंतर्गत आते हैं। और इतना अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, चाहे शरीर का, चाहे मानसिक का, चाहे ख्याति का, चाहे संपत्ति का, तो किस धारा के अंतर्गत आएगा? तो धारा 2 की धारा 14 के अंतर्गत आएगा। आइए इसके बारे में कुछ आगे भी बढ़ते हैं। अगला है धारा 2 की उपधारा 16। धारा 2 की उपधारा 16, इसमें क्या होता है कि इस धारा में
जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश बोले तो जज साहब जो है ना, इनकी परिभाषा दी गई है। तो जज साहब की परिभाषा किस में दी गई है? धारा 2 की उपधारा 16 में दी गई है। धारा 2 की उपधारा 17 में क्या कहा गया है कि जीवन की परिभाषा, जीवन जो हमारा जीवन है, आपका जीवन है, सबका जीवन है, इसकी परिभाषा किस में दी गई है? तो धारा 2 की उपधारा 17 में दी गई है। यहाँ जीवन से आशय मानव के जीवन से है, मानव के जीवन से है, मतलब कोई जीव जंतु के नहीं, बल्कि मानव के जीवन की बात अगर आती है तो किस धारा में जाएगी? धारा 2 की उपधारा 17 में जाएगी। वरना सोचिए, धारा 2 की उपधारा 18 क्या कहता है कि यह धारा स्थानीय विधि यानी लोकल लॉ से संबंधित है। लोकल लॉ से संबंधित मतलब स्थानीय विधि यानी हर जगह की अपनी अपनी नियम कानून होती है, तो वही स्थानीय विधि कहलाता है। यानी जो किसी क्षेत्र विशेष में लागू की जाती है, कोई क्षेत्र विशेष में लागू की जाती है, उसे स्थानीय विधि कहते हैं। ऐसे कानून समाज के लिए आवश्यक मुद्दे पर बनाए जाते हैं। ऐसे कानून किसके लिए बनाए जाते हैं? समाज के लिए आवश्यक मुद्दे पर बनाए जाते हैं। और ये स्थानीय जो नियम होते हैं ये कौन से धारा में है? तो धारा 2 की उपधारा 18 में है। धारा 2 की उपधारा 19, धारा 2 की उपधारा 19 ये क्या कहता है कि इस धारा में पुरुष की परिभाषा, किसकी परिभाषा? पुरुष की परिभाषा को समझाया गया है। धारा 2 की उपधारा 19 में क्या क्या है कि पुरुष की परिभाषा को समझाया गया है। क्या समझाया गया है कि यहाँ पुरुष की परिभाषा में किसी भी आयु के पुरुष शामिल हैं। ठीक है, अब यहाँ पुरुष की परिभाषा समझाएगी कि किसे आप पुरुष मानेंगे, किसे आप पुरुष कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पुरुष की परिभाषा किसी भी आयु यानी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यानी अगर एक नवजात बच्चा है उसे भी आप पुरुष मानेंगे। ठीक है, यहाँ कोई एज की बाउंडेशन नहीं है। तो पुरुष आप कहाँ से मान रहे हैं? ये कौन सी धारा बता रहा है? तो धारा 2 की उपधारा 19 बता रहा है। और क्या है कि धारा 2 की उपधारा 20 क्या कर रहा है? माह और वर्ष, महीने और साल, महीने और साल। ठीक है, महीने और साल जो है वो कौन से धारा बता रहा है? तो धारा 2 की उपधारा 20 बता रहा है। यहाँ माह और वर्ष का संबंध, यहाँ माह और वर्ष का संबंध जो है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के लिए जानने का प्रावधान है। धारा 2 की उपधारा 20 क्या बता रहा है? महीने के बारे में और वर्ष के बारे में बता रहा है। महीना और वर्ष के बारे में कौन सा धारा बता रहा है? धारा 2 की उपधारा 20 बता रहा है। ये क्या कर रहा है? यहाँ ये बता रहा है कि महीना और साल जो है इसका संबंध ग्रिगोरियन कैलेंडर से लिए जाने का प्रावधान है। नोट करने की बात यह है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर जो जिसे वैज्ञानिक सौर कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। किस कैलेंडर के नाम से? वैज्ञानिक सौर कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर को कौन से कैलेंडर के नाम से जानते हैं? वैज्ञानिक सौर कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उपयोग जो है वो नागरिक कैलेंडर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? नागरिक कैलेंडर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो 1582 से शुरू हुआ था। ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है इसका उपयोग कब से शुरू हुआ? तो 1582 से शुरू हुआ था तथा इसका नाम जो है वो पोप ग्रेगरी, इसका नाम पोप ग्रेगरी 13 के नाम पर रखा गया। ठीक है, इसका यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर का नाम जो है वो पोप ग्रेगरी 13 के नाम पर क्या किया गया है? रखा गया है, जिन्होंने इस कैलेंडर को प्रस्तुत किया था। जिन्होंने इस कैलेंडर को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। इस कैलेंडर ने जूलियन कैलेंडर की जगह ली है। इस कैलेंडर ने
क्या चीज़ इस कैलेंडर ने जूलियन कैलेंडर की जगह ली, क्योंकि जूलियन कैलेंडर में लीप वर्ष के संबंध में गणना सही नहीं थी। ठीक है, जूलियन कैलेंडर की जगह किसने ली? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर ले ली। क्यों ली? क्योंकि इस जूलियन कैलेंडर में लीप वर्ष के संबंध में गणना सही नहीं है, इसलिए जूलियन कैलेंडर को सही नहीं माना गया और उसके जगह कौन ले लिया गया? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, तो ये माह और वर्ष का जो धारा कौन से के अंतर्गत आता है? धारा 2 की उपधारा 20 के अंतर्गत आता है। अब चलिए जानते हैं धारा 2 की उपधारा 21। धारा 2 की उपधारा 21 ये क्या है? चल संपत्ति। चल संपत्ति बोले तो मूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा है। चल संपत्ति किसे कहेंगे? चल संपत्ति क्या क्या है? ये किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये है 2 की धारा 21, धारा 2 की उपधारा क्या है? 21। अब चल संपत्ति क्या होगा, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगा? देखिए, ऐसी चीज़ों को चल संपत्ति कहेंगे, ऐसी चीज़ों को चल संपत्ति कहेंगे जो भूमि से बंधी हो, जो क्या हो? भूमि से बंधी हो है, और उसको छोड़कर, भूमि से बंधी हुई को छोड़कर चल संपत्ति मानी जाएगी। ऐसी चीज़ें जो भूमि से बंधी है, इसको क्या छोड़कर चल संपत्ति मानी जाएगी, और ऐसी संपत्ति को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। मतलब ऐसी नहीं है कि जो भूमि से बंधी है तो उसको आप चल संपत्ति कहेंगे। चल माने चलना होता है ना, तो भूमि से बंधी है उसे आप अचल कहेंगे क्योंकि वो चल नहीं सकता है। लेकिन जो भूमि से बंधी नहीं है, यानी उसको छोड़कर जो भी संपत्ति है, यानी पैसा क्या है? एक चल संपत्ति है। पैसा एक जगह से दूसरी जगह चल कर जाता है, ठीक है ना। कंप्यूटर भी आप एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं। लेकिन अब ज़मीन है, भूमि जो है वो क्या चल संपत्ति है? नहीं है, वो क्या है? अचल संपत्ति है। तो जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकती है वो अचल है, और जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है वो चल है, यानी वो चल संपत्ति है, यानी धारा 2 की 21 के अंतर्गत आता है। अब ये चल संपत्ति कौन है? जैसे वाहन एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, आभूषण, लैपटॉप या कोई भी पैसा वैसा है वो भी। धारा 2 की उपधारा 22 वचन की परिभाषा दी गई है। वचन की परिभाषा दी गई है किसमें? धारा 2 की उपधारा 22 में दी गई है। धारा 2 की उपधारा 23 में शपथ यानी औथ की परिभाषा दी गई है। वचन की परिभाषा धारा 2 की उपधारा 22 में दी गई है, ठीक है। और धारा 2 की उपधारा 23 में शपथ यानी औथ की परिभाषा दी गई है, ठीक है ना। धारा 2 की उपधारा 24 इस धारा में अपराध को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? अपराध को। अपराध किसमें परिभाषित किया गया कि भाई ये ही अपराध है, ये अपराध है। किसमें परिभाषित किया गया है? धारा 2 की उपधारा 22 में, ठीक है। अब देखिए, भारतीय न्याय संहिता के विरुद्ध, अगर ये संहिता में जो लिखा है उसके विरुद्ध कोई कार्य अगर करते हैं तो क्या है? अपराध है, ठीक है, कि ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा कर दिए तो क्या है? वो अपराध है। और अपराध है तो बीएनएस के धारा 3 के तहत साधारण उपवाद को छोड़कर, के धारा 3 के तहत जो भी साधारण अपवाद है उसको छोड़कर सभी क्या कहलाएंगे? अपराध कहलाएंगे। धारा 3 में कुछ ऐसे अपवाद भी रखे गए हैं जिनको हम अपराध नहीं कहेंगे, जिनको हम अपराध नहीं कहेंगे, उनको छोड़कर बाकी सब क्या में गिनती होगा? अपराध में होगा। ये किसके अंतर्गत है? धारा 2 की उपधारा 24। आइए जानते हैं, ठीक है, कि किसी कार्य को अपराध माने जाने के जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या है, कि किसको हम अपराध मानेंगे, ठीक है। देखिए, ऐसा कोई भी कृत्य है, कार्य है जो मानव द्वारा क्या हो? किया जाना चाहिए। यानी ऐसा भी कोई हानि पहुंचाने वाला कार्य है जो मानव द्वारा किया जा रहा है तो अपराध है। या फिर ऐसे व्यक्ति की आपराधिक मन स्थिति
होनी चाहिए। अपराध करने का अगर वो मन बनाया है ना तो वो भी क्या है, अपराध है। ऐसा कोई कार्य अगर है जो आपराधिक कृत्य भी होना चाहिए, होना जरूरी है, आपराधिक कृत्य होना जरूरी है, तो वो भी क्या है, अपराध है। इस तरह से आपराधिक कृत्य से मानव समाज को क्या होनी चाहिए, क्षति होनी चाहिए। मानव और समाज को क्या होनी चाहिए, क्षति हो रही है तो अपराध है। ठीक है ना। धारा 2 की उपधारा 25 लोप की परिभाषा, ओमिशन की परिभाषा है। ठीक है। और धारा 2 की उपधारा 26 व्यक्ति की परिभाषा देता है। धारा 2 की उपधारा 26 किसकी परिभाषा देता है, व्यक्ति की। अब देखिए व्यक्ति में सिर्फ मनुष्य नहीं आएंगे, व्यक्ति में सिर्फ मनुष्य नहीं आएंगे। देखिए क्या कहता है, व्यक्ति किसे कहेंगे, तो ये व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। अगर कोई कंपनी है वो भी अपना नाम से चल रहा है, कोई नाम की कंपनी है ना, तो वो भी एक व्यक्ति के अंदर आएगी। कोई एसोसिएशन बना रहे हैं, कोई एसोसिएशन या निकाय है तो भी कंपनी होगी। यह सभी निगमित या गैर निगमित है, कोई निगमित हो या गैर निगमित हो सकती है, वो सभी क्या होंगी, एक व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी। धारा 2 की उपधारा 28 लोक सेवक की परिभाषा। धारा 2 की उपधारा 28 किसकी परिभाषा देती है, तो लोक सेवक की परिभाषा देती है। नोट करने वाली बात यह है कि आईपीसी की धारा 21 में, किसकी, आईपीसी की धारा 21 में पहले इसका उल्लेख किया गया था। आईपीसी की धारा 21 में पहले इसका उल्लेख किया गया था। ठीक है। लोक सेवक आज जो 2 की उपधारा 28 में है वो पहले आईपीसी की धारा 21 में था। ठीक है ना। आइए अब जानते हैं लोक सेवक के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया गया। किसे लोक सेवक के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो आइए जानते हैं। लोक सेवक कौन है, तो आर्मी जो है वो भी लोक सेवक है, नेवी लोक सेवक है, एयरफोर्स लोक सेवक है, या फिर कोई कमिश्नल ऑफिसर है, कमीशन्ड ऑफिसर है, वो भी लोक सेवक है। प्रत्येक न्यायाधीश यानी जो भी जज हैं वो सभी लोक सेवक हैं। न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी जो है, अगर कोर्ट का कोई भी अधिकारी है तो वो भी क्या है, लोक सेवक है। न्यायालय की सहायता करने वाला व्यक्ति, न्यायालय यानी कोर्ट की सहायता करने वाला व्यक्ति, चाहे वो वकील हो या फिर उसमें सहायता करने कोई भी हो, वो सभी क्या हैं, लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं। पंचायत के सदस्य, जो पंचायत है उसमें प्रधान हो, सदस्य हो, जो भी हैं वो भी लोक सेवक होते हैं। प्रत्येक मध्यस्थ जो किसी मामले में रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया, कोई रिपोर्ट देने वाला अगर कोई भी व्यक्ति है तो वो भी कहलाएगा। ऐसी नियुक्ति कोई न्यायालय या किसी लोक अधिकारी के द्वारा जो की गई है। कोई न्यायालय अगर किसी को नियुक्त कर रहा है, चाहे कोई लोक अधिकारी कर रहा है किसी की नियुक्ति, तो वो भी लोक सेवक कहलाएगा। सरकार का प्रत्येक अधिकारी जो है वो क्या होगा, लोक सेवक होगा। प्रत्येक वह व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली तैयार करता है, निर्वाचन का जो नामावली तैयार करते हैं सब, वो भी लोक सेवक होंगे। प्रकाशित करता है या फिर उसको मैनेज करता है, बनाता है, तो भी लोक सेवक होगा। चुनाव या चुनाव के किसी भाग को अगर वो संचालित करने वाला व्यक्ति है तो वो भी क्या होगा, लोक सेवक होगा। नगर पालिका आयुक्त, मुख्यमंत्री, कोतवाल हो, थाना अधिकारी हो, चाहे कोई टीचर आदि भी क्या है, लोक सेवक के अंतर्गत शामिल है। ठीक है। अब जानते हैं कि कौन कौन लोक सेवक नहीं है, कौन कौन लोक सेवक नहीं है। जैसे विधानसभा का अगर कोई सदस्य है, विधानसभा का कोई सदस्य है तो वो लोक सेवक नहीं है। ठीक है। आर्मी में
अगर JCO है यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर या फिर NCO नॉन कमीशन ऑफिसर तो वो लोक सेवक नहीं है। ठीक है। अब देखिए धारा 2 की उपधारा 30, धारा 2 की उपधारा 30, इसमें क्या है कि विशेष विधि की परिभाषा दी गई है। विशेष विधि की परिभाषा, विशेष विधि की परिभाषा किस में दी गई है? धारा 2 की उपधारा 30 में। विशेष विधि ऐसी विधि जो किसी विशिष्ट नियम को लागू करती है, ऐसी विधि जो किसी विशिष्ट नियम को लागू करती है विशेष विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? विशेष विधि कहलाती है। जैसे अफीम से संबंधित या फिर मवेशी अतिचार यानी कैटल ट्रेसपॉस या फिर रेलवे या जुए से संबंधित कोई नियम आदि जो है वो विशेष विधि की परिभाषा के अंतर्गत है। यानी ऐसी विधि जो किसी विशिष्ट नियम को लागू करती है। जैसे अफीम किससे संबंधित अलग से नियम है, मवेशी अतिचार अलग, रेलवे तथा जुए से संबंधित कोई अगर नियम है तो क्या धारा 2 की उपधारा 30 के अंतर्गत आती हैं। अगला है धारा 2 की उपधारा 31, ये मूल्यवान प्रतिभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंतर्गत। ठीक है। धारा 2 की उपधारा 31, धारा 2 की उपधारा 31 यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी ऐसा दस्तावेज जो किसी कानूनी अधिकार को सृजित या विस्तारित या अंतरित या रिस्ट्रिक्ट रिलीज करता है। जैसे मार्कशीट है, बैनामा है, पासपोर्ट, कर निदान आदि। ठीक है। मूल्यवान प्रतिभूति क्या कहलाती है? आपकी मूल्यवान चीज़ क्या है? ऐसा कोई अगर दस्तावेज है जो कानूनी अधिकारों को सृजित करता है। जैसे मान लीजिए आपकी मार्कशीट मूल्यवान है कि नहीं है, इतने साल आप बिताते हैं पढ़ाई में तब होता है। कोई बैनामा कराए हैं, आपका जो पासपोर्ट है, चाहे कर निर्धारण है, चाहे कोई आदेश है, ये सभी क्या हैं? मूल्यवान हैं। धारा 2 की उपधारा 32 में क्या कह रहा है कि जलयान की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? जलयान की परिभाषा है। बोले तो टमेमस की परिभाषा है। टमेमस यानी जलयान की परिभाषा है। धारा 2 की 34 में, धारा 2 की 34 में वसीयत की परिभाषा है। वसीयत, कोई वसीयत है उसकी परिभाषा किस में दिया गया है? तो धारा 2 की उपधारा 34 में दिया गया है। और इसका उल्लेख पहले IPC की धारा 131 में किया गया था। किस में किया गया था? IPC की धारा 131 में किया गया था। धारा 2 की उपधारा 35, धारा 2 की उपधारा 35 ये क्या कहता है कि महिला की परिभाषा देता है। अब देखिए महिला की परिभाषा कौन देता है? धारा 2 की उपधारा 35। धारा 2 की उपधारा 35 किसके बारे में बताता है? महिलाओं के बारे में बताता है, महिला के बारे में बताता है। ठीक है। अब धारा 2 की उपधारा 36 सदोष लाभ, अभिलाभ। ठीक है। धारा 2 की उपधारा 36 किसके बारे में बताता है? सदोष लाभ के बारे में या अभिलाभ यानी रांगफुल गेन, जो गलती से बढ़ोतरी होती है। यानी जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से संपत्ति का लाभ लेता है, गैर कानूनी बने तो जानते ही है ना, काला धन स्टाइल से, जिसका वो कानूनी रूप से हकदार नहीं है, तो क्या कहलाता है? सदोष लाभ कहलाता है। क्या कहलाता है? सदोष लाभ कहलाता है। धारा 2 की उपधारा 37 क्या है? सदोष हानि। सदोष हानि, सदोष हानि क्या है? जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से कोई संपत्ति को क्या करता है? हानि पहुंचाता है। जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से संपत्ति को हानि पहुंचाता है, ठीक ना, तो वो क्या कहलाता है? सदोष हानि कहलाता है। क्या कहलाता है? सदोष। और ये किस धारा के अंतर्गत आती है? तो धारा 2 की उपधारा 37 के अंतर्गत आती है। जिसको हानि हो रही है वह संपत्ति का क्या है? वैध हकदार है, जो हानि हो रही है जिसकी। तो अब तक धारा 2 पूरा कंप्लीट हो गया। पूरे
37 उपधाराओं के साथ, 37 उपधाराओं के साथ धारा 2 खत्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं धारा 3। किसके? धारा 3। धारा 3 देखिए क्या कहता है। धारा 3 साधारण स्पष्टीकरण यानी जनरल एक्सप्लेनेशन क्या है? नोट, आईपीसी की धारा 6 में इसका उल्लेख किया गया था। आईपीसी की धारा 6 में इसका उल्लेख किया गया था। इसके अंतर्गत कुछ तथ्यों को खोल कर बताया गया है। क्या खोल कर बताया गया? धारा 3 के उपधारा 1 में देखिए क्या है। इस संहिता में दी गई अपराधों की परिभाषा को अपराध 3 यानी साधारण अपवाद या बचाव के अधीन माना जाएगा। ठीक है, जो अपवाद के रूप में हम कहते हैं ना कि धारा 3 में कुछ अपवाद हैं, तो वही है। किससे अपवाद है? यदि 7 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा है, अपराध कर देता है, तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा है, अगर वो 7 वर्ष से कम का है और अपराध कर देता है, तो अपराधी नहीं माना जाएगा। क्लियर? अब यहाँ देखते हैं हम लोग, जैसे उल्लेखनीय है कि संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। बिना वारंट को गिरफ्तार कर सकती है। और ऐसे किसी मामले में यदि कोई अपराधी, ऐसे किसी मामले में अगर कोई अपराधी पुलिस अधिकारी पर, यदि कोई अपराधी पुलिस अधिकारी पर इस आधार पर आरोप लगाता है कि पुलिस के द्वारा उसका परिच्छेद किया गया है, तो भी इस आधार पर पुलिस अधिकारी दोषी नहीं माना जाएगा। अब देखिए, अगर कोई संज्ञेय अपराध है, ठीक है, तो इस मामले में किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के उसकी क्या हो जाएगी? गिरफ्तारी हो जाएगी। संज्ञेय अपराध होगा तो। और ऐसे मामले में ना कोई अपराधी अगर पुलिस अधिकारी पर आरोप लगाता है कि पुलिस अधिकारी द्वारा परिच्छेद किया गया है, तो इस आधार पर पुलिस अधिकारी दोषी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि संज्ञेय अपराध है, पहले इसको से देखा जाएगा। फिर क्या है कि धारा 3 की उपधारा 2 क्या है कि यदि कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण, यदि कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण, चाहे वो पति या पत्नी, सेवक या नौकर, लिपिक या क्लर्क के कब्जे में है, कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण इसके इन सभी के कब्जे में अगर है, तो वह संपत्ति उसी व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी। ठीक है, ये कब था? आईपीसी की धारा 27 में उल्लेख किया गया था। ठीक है, धारा देखिए, इसको समझ लीजिए। यदि कोई संपत्ति है किसी व्यक्ति के कारण, कोई व्यक्ति के कारण अगर उसके पति पत्नी, सेवक, नौकर या इसके में चला गया है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। वह संपत्ति उसी व्यक्ति के कब्जे में माने जाएगी, आपके ही कब्जे में रहेगी भाई, कोई आपका ले नहीं पाएगा। पहले ही आईपीसी की धारा 27 में थी। धारा 3 की उपधारा 5 सामान्य आशय या समान उद्देश्य यानी कॉमन इंटेंशन, ये क्या है? तो नोट, इसके बारे में ये कहा गया था आईपीसी की धारा 34 में कि सामान्य आशय का मतलब किस में था? आईपीसी की धारा 34 में था, लेकिन बीएनएस में कब है? धारा 3 की उपधारा 5 में है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण, यहाँ उदाहरण एक दिया गया है कि घर के मध्य में खड़े व्यक्ति के प्रति यदि अन्य सभी व्यक्तियां शत्रुता का भाव रखते हैं और उसे मारना चाहते हैं, तो एक से अधिक व्यक्तियों का ऐसा विचार या आशय समान आशय कहलाता है। यानी इसको ये भी मारना चाहता है, ये भी मारना चाहता है, ये भी मारना चाहता है, ये भी मारना चाहता है,
तो ये क्या कहलाएगा? सामान्य आशय कहलाएगा। सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन कहलाएगा। जब कोई, ठीक है, यानी जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा अपने समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो ऐसी व्यक्ति अपराधी होगा। ठीक है, यानी जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा अपने समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति अपराधी होगा। धारा 3 को धारा 7 क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य का लोप किया जा रहा है, किसी कार्य का लोप किया जा रहा है जिससे परिणाम कारित हो रहा है तो यह कृत्य भी अपराध की श्रेणी में क्या होगा? आएगा। तो यह कृत्य भी किसके श्रेणी में आएगा? अपराध की श्रेणी में आएगा। मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति है जिसके द्वारा किसी कार्य का लोप किया जा रहा है जिससे परिणाम कारित हो रहा है तो ये कृत्य अपराध की श्रेणी में आएगा। किस में आएगा? अपराध की श्रेणी में आएगा। उदाहरण के तौर पे यदि यह पुरुष इस महिला को भोजन पानी जैसी आवश्यक चीज़ों को नहीं देता है, यदि यह पुरुष महिला को भोजन पानी जैसे आवश्यक चीज़ों को नहीं देता है और मारपीट आदि भी करता है जिससे अंततः कुछ दिनों बाद इस महिला की क्या हो जाए? मौत हो जाए, तो ऐसा कार्य लोप अपराध की श्रेणी में आएगा। लोप अपराध क्या होगा कि आप उसको खाना पीना भी नहीं दे रहे हैं और उसको मार पीट भी रहे हैं तो ये किसके अंतर्गत आया? लोप अपराध के अंतर्गत आएगा और ये धारा 3 की उपधारा 7 में जाएगा। अब अगला जो है अध्याय 2 हम लोग बाद में पढ़ेंगे।